दोस्तों ये मूवी मेरे ही कुछ दोस्त जैसे लोगों पर आधारित है जिनको किसी भी लड़की को देखते ही पहली नजर में सच्चा वाला इश्क हो जाता है और वो लड़की अगर स्माइल करे तो इंस्टेंटली शादी और बच्चे का भी ख्वाब देखने लगते हैं। लेकिन ये पल दो पल की नैन मटक्का कैसे उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, आइए इस मूवी के थ्रू जानते हैं। इस मूवी का नाम है शैटर्ड। तो कहानी शुरू होती है क्रिस नाम के एक मल्टी मिलियनर लड़के से जो कि अपनी बैल्कनी में एक्सरसाइज करते हुए अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा है। यहाँ हमें क्रिस और उसकी वाइफ जेमी की बातचीत से पता चलता है कि जेमी ने क्रिस से अलग होने के लिए डिवोर्स फाइल कर रखा है, मगर क्रिस ने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है, जिसके चलते जेमी हर कुछ दिनों में क्रिस को कॉल करके फॉलो अप करती रहती है और क्रिस उसे टालता रहता है। डिवोर्स पेपर को साइन ना करने की एक कारण यह भी है कि क्रिस अपनी बेटी येलो को बहुत प्यार करता है और इस डिवोर्स के बाद येलो की कस्टडी जेमी के पास चली जाएगी, इसलिए क्रिस पेपर्स को साइन करने के लिए हिचकिचा रहा है। अब एक दिन क्रिस आधी रात में आइसक्रीम खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और जब वो आइसक्रीम खरीद रहा होता है तब उसकी नजर एक अप्सरा जैसी लड़की पर पड़ती है जो कि बारिश में भीगी भागी सुपरमार्केट में एंटर करती है और वो अपने लिए एक अच्छी सी वाइन बॉटल चूज करने लगती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खरीदे। फिर यहाँ क्रिस और उस लड़की की नजर आपस में टकराती है और तब वो लड़की क्रिस को हाई करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे एक अच्छी सी बॉटल सिलेक्ट करने में मदद करो। तो ये सुनते ही अपना भाई यहाँ पिघल जाता है और भाई चल पड़ता है हीरो बनने के लिए और वो उस लड़की को एक अच्छी सी प्रीमियम वाइन बॉटल सिलेक्ट करके देता है। क्रिस की चॉइस को देखकर वो लड़की उससे इंप्रेस हो जाती है और फिर वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अब यहाँ इस छोटे से इंट्रो से हमें पता चलता है कि इस अप्सरा जैसी लड़की का नाम स्काई है और इसके बाद हम देखते हैं कि स्काई अपने मोटेल जाने के लिए एक उबर की बुकिंग करती है, मगर बार बार उसकी राइड कैंसिल हो जा रही है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। अब ये देखकर अपना भाई कहाँ चुप बैठते, वो फिर से उस लड़की को अपना मदद का हाथ बढ़ाते हुए पूछता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हें मोटेल तक छोड़ दूं। स्काई कहती है ठीक है। फिर वो दोनों कुछ देर की राइड के बाद मोटेल पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्काई के रूम से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है और तब स्काई क्रिस को बताती है कि ये उसकी रूममेट लिसा की आवाज है। फिर वो कहती है कि अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी और लिसा की आपस में लड़ाई हो गई है जिसके चलते उसने रूम छोड़ दिया, मगर मैं देख रही हूँ कि अभी तक उसका मूड ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी उसके पास जाना नहीं चाहती। अब अपना भाई एक भीगी भागी अकेली लड़की को छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए वो स्काई को ऑफर देता है कि वो उसके साथ उसके घर चले और जब लिसा का मूड ठीक हो जाएगा तब वो उसे वापस छोड़ देगा। क्रिस के इस ऑफर को स्काई एक्सेप्ट कर लेती है और फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों क्रिस के आलीशान घर पर पहुंच जाते हैं और घर को देखते ही स्काई की आंखें खुली की खुली रह जाती है। घर को देखने के बाद स्काई क्रिस से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। तब क्रिस बताता है कि अब वो कोई काम नहीं करता। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कुछ बड़ी टेक कंपनी के साथ काम किया और वहां काम करते हुए उसने एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया जिसकी वर्थ आज $1 मिलियन में है और अब वो एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट होने के बाद रिटायर होकर अपनी लाइफ को सुकून से जी रहा है। अब उसके बैकग्राउंड को जानने के बाद स्काई अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि वो फिलहाल किटी वारेन नाम की एक बार में वेट्रेस का काम करती है, मगर अभी तक वो कुछ ऐसा नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो अपने आप को सक्सेसफुल बता सके। और इस बातचीत को करते टाइम वो दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच सारी बंदिशें टूट जाते हैं। मगर क्या ये अपने भाई के लिए एक हैप्पी एंडिंग है? इसको जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि स्काई क्रिस को बिना बताए अपने मोटेल चली जाती है और वहां हम देखते हैं कि असल में लिसा ने स्काई से कोई लड़ाई नहीं करी है, बल्कि लिसा उसे इतना प्यार करती है कि वो नहीं चाहती कि स्काई उसे छोड़कर कहीं और चली जाए, मगर स्काई के कुछ अपने बड़े प्लान्स हैं जिसके चलते वो लिसा को बलि चढ़ा रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि शाम का वक्त क्रिस स्काई को ढूंढते हुए किटी वारेन बार में पहुंचता है जहां स्काई वेट्रेस का काम करती है। यहाँ क्रिस की मुलाकात फिर से स्काई से होती है और वो दोनों हसीन शाम को अच्छे से एंजॉय करते हुए बिताते हैं। फिर बात करते करते जब वो दोनों कार के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक अनजान आदमी क्रिस की कार को चोरी करने की कोशिश कर रहा है और जब क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है तब वो आदमी क्रिस के पैर पर हमला करके उसका एक पैर तोड़ देता है। दोस्तों यहाँ तक तो हमें थोड़ा थोड़ा ये एहसास हो जाता है कि क्रिस के साथ ये जो भी हो रहा है वो सब पहले से प्लान्ड है, मगर इन सबके पीछे कौन क्या चाहता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस के पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और स्काई उसका ख्याल रख रही है, मगर यहाँ क्रिस स्काई से कहता है कि उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने एक प्राइवेट नर्स को हायर किया है देखभाल के लिए। अब स्काई कहती है कि तुमने प्राइवेट नर्स हायर क्यों किया, मैं हूं ना तुम्हारी ख्याल रखने के लिए। और ये कहने के साथ ही स्काई क्रिस को इस तरह से बहलाती है कि क्रिस स्काई के इस ऑफर को टाल ही नहीं पाता और वो प्राइवेट नर्स की जगह स्काई को ही अपनी देखभाल के लिए रख लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्काई और लिसा जिस मोटेल में रहती है उन्होंने उस रूम का किराया कुछ महीने से नहीं भरा था, इसलिए मकान मालिक जबरदस्ती किराया वसूलने के लिए घर में घुसता है क्योंकि दरवाजा खटकने पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मकान मालिक रोनाल्ड रूम में घुसता है
और छानबीन करते वक्त वो देखता है कि वॉशरूम के अंदर लिसा ने अपने हाथ काट कर सुसाइड कर लिया है और उसे इस तरह देखकर उसकी फट जाती है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और उन्हें बताता है कि लिसा ने सुसाइड कर लिया है और उसकी रूममेट स्काइलर वेब कुछ दिनों से गायब है। अब यहाँ दोस्तों हमें एक बात पता चलती है कि पुलिस के रिकॉर्ड में स्काइलर वेब नाम की कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब क्रिस पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस सोकर उठता है और वो देखता है कि उसके टेबल पर उसका फोन नहीं है। फिर वो स्काई को ढूंढते हुए हॉल एरिया में जाता है मगर वहां उसे स्काई नहीं मिलती। अब यहाँ क्रिस देखता है कि लिसा जो कि स्काई की रूममेट थी उसकी डेथ की खबर टीवी न्यूज पर चल रही है और ये देखकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं। अब वो ये न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी वहां स्काई आ जाती है जो कि खाने का सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। अब क्रिस यहाँ डरते हुए स्काई को बताता है कि तुम्हारी रूममेट लिसा की डेथ की खबर न्यूज पर चल रही है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? स्काई इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तब क्रिस उसे पूछता है कि क्या तुमने मेरा फोन कहीं देखा है? स्काई जवाब देती है कि फोन यहीं कहीं पड़ा होगा, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और कुछ खाना खा लो। स्काई के शांत बिहेवियर में कहीं ना कहीं तूफान छुपा हुआ है जो कि क्रिस अच्छे से महसूस कर रहा है मगर वो अभी स्काई से उलझना नहीं चाहता है। अब फोन ना मिलने पर क्रिस डरते हुए स्काई से फिर से कहता है कि तुम्हें पुलिस से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए ताकि लिसा की डेथ की अच्छी तरह से छानबीन की जा सके। अब क्रिस की इस बात पर स्काई बताती है कि पुलिस को फोन करना बेवकूफी होगी क्योंकि मैंने ही उसका मर्डर किया है। ये बात सुनते ही क्रिस को एहसास हो जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और तब वो घर से भागने की कोशिश करता है मगर यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस का फोन स्काई के पास है जिससे वो पूरे घर का सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है और घर के दरवाजे को फोन से ही लॉक कर देती है। वो क्रिस को जबरदस्ती व्हील चेयर से बांध देती है और वो उसे कहती है कि उसे उसका सारा का सारा पैसा चाहिए और साथ ही साथ वो क्रिस को यह भी धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। मगर यहाँ क्रिस उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है। तब स्काई एक ड्रिल मशीन से क्रिस के पैरों में ड्रिल कर देती है जो कि बहुत दर्दनाक टॉर्चर होता है। अब इस टॉर्चर के चलते क्रिस को अपने अकाउंट की सारी डिटेल स्काई को बतानी पड़ती है। फिर स्काई चंद पलों में ही क्रिस का सारा अकाउंट खाली कर देती है। यहाँ सीन का टोतर हम लिसा के मकान मालिक रोनाल्ड को देखते हैं जो कि सफाई करने के लिए लिसा वाले रूम में घुसता है। रोनाल्ड रूम में देखता है कि रूम में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शन पॉश सोसाइटी की तरफ है। फिर जब रोनाल्ड उस टेलीस्कोप में झांकता है तो उसकी नजर क्रिस के घर की तरफ पड़ती है और वो वहां स्काई को देख लेता है और ये देखकर रोनाल्ड को आइडिया हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। इस तरफ स्काई कीजू नाम की एक आदमी को घर में बुलाती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही चोर है जिसने क्रिस की टांग तोड़ी थी और इसे पता चलता है कि क्रिस शुरू से ही एक स्कैम का शिकार था मगर उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। कीजू और स्काई क्रिस के घर का सारा एक्सपेंसिव सामान कार में डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं उसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। और इस दौरान रोनाल्ड चुपके से क्रिस के घर में एंटर करता है और देखता है कि क्रिस जख्मी हालत में व्हील चेयर से बंधा हुआ है। क्रिस की हालत देखने के बाद भी रोनाल्ड को उसके ऊपर तरस नहीं आता क्योंकि वो भी यहाँ प्रॉफिट गेन करने आया था। रोनाल्ड क्रिस से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद तभी करूंगा जब तुम मुझे कुछ अच्छा अमाउंट दोगे। क्रिस कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो वरना अगर स्काई यहाँ आ गई तो वो हम दोनों को मार देगी। अब रोनाल्ड क्रिस से उसका फोन मांगता है पुलिस को कॉल करने के लिए। तब क्रिस कहता है कि मेरा फोन स्काई के पास है, तुम अपने फोन से कॉल करो। तब रोनाल्ड बताता है कि मैं मोबाइल रेडिएशन के चलते फोन नहीं रखता, मतलब लाखों में पैसे चाहिए लेकिन गधे के पास फोन नहीं है। एनीवे, अब ये सब बातचीत चली रही होती है कि तभी वहां स्काई वापस आ जाती है और उसे देखकर रोनाल्ड घर में इधर उधर भागने लगता है मगर कैमरा के जरिए स्काई उसे घर में ढूंढ लेती है और वो बिना सोचे उसे तुरंत ही वहीं पर जान से मार डालती है। पीछे से हम देखते हैं कि क्रिस अपने आप को किसी तरह छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और घर से भाग जाता है मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और कुछ ही दूर सड़क पर ही उसका एक आदमी से कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब कार का ओनर जल्दी से क्रिस को उठाता है और उसे अपनी कार में बिठाता है। फिर क्रिस उस आदमी से कहता है कि मेरे घर में एक लड़की घुस आई है जो कि मुझे मारना चाहती है, प्लीज जल्दी से पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला दो। फिर वो आदमी 911 पर कॉल लगाकर क्रिस को देता है। कॉल पर क्रिस की एक लेडी से बात होती है और तब क्रिस उसे अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है मगर कुछ सेकंड्स के बाद वो नोटिस करता है कि वो आदमी क्रिस को उसी के ही घर पर वापस ले आया है और क्रिस कॉल पर जिस लेडी से बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि स्काई है। अब यहाँ वो आदमी क्रिस को एक पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे घर में फिर से व्हील चेयर से बांध देता है। फिर आगे की स्टोरी से हमें पता चलता है कि वो दूसरे आदमी का नाम सेबास्टियन है जो कि स्काई का स्टेप फादर है। सेबास्टियन वही आदमी है जिसने स्काई के बचपन में ही उसके मां गुजरने के बाद उसे पाला पोसा और उसे एक शातिर लुटेरा बनाया जो कि लोनली मिलियनेयर्स को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लूटती है। क्रिस उसे पूछता है कि तुमने सब कुछ तो ले लिया है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब स्काई उसके पास आती है और बताती है कि हमें पता है कि तुम्हारे पास अभी भी $14 मिलियन के एक बॉन्ड है और वही हमें चाहिए। क्रिस उन बॉन्ड्स को देने से मना कर देता है
और तब सेबास्टियन उसे कहता है कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे अंगूठे की जरूरत है। और ये कहता ही सेबास्टियन क्रिस का अंगूठा काट देता है और यहाँ से सीन कट हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस की वाइफ और उसकी बेटी क्रिस के घर पर वीकेंड बिताने के लिए आते हैं। जब वो घर में एंटर करती है तभी उनका सामना सेबास्टियन और स्काई से हो जाता है, जिनको देखते ही जेमी समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सेबास्टियन और स्काई जेमी और विले को उसी रूम में बंद कर देते हैं जिसमें उन्होंने क्रिस को बंद कर रखा है। फिर वो दोनों बैंक में चले जाते हैं लॉकर में से बॉन्ड निकालने के लिए। सेबास्टियन ने अपने हाथ में प्लास्टर लगाकर उसमें क्रिस का अंगूठा फिट कर रखा है ताकि बायोमेट्रिक स्कैन करते टाइम किसी को उसके ऊपर शक ना हो, और उसका आइडिया काम भी आता है और वो दोनों आसानी से लॉकर तक पहुंच जाते हैं। मगर जब वो दोनों लॉकर खोलते हैं तब वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां बॉन्ड की जगह जेमी का एक नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि लॉयर के कहने पर उसने बॉन्ड्स को लॉकर से निकाल लिया है, क्योंकि अगर डिवोर्स के टाइम क्रिस ने जेमी को फाइनेंशियल सपोर्ट देने से मना किया तो वो इन बॉन्ड को अपने पास रख लेगी। ये नोट देखकर दोनों आग बबूला हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेमी भी ये सारी बात क्रिस को बताती है और देखा जाए तो अनजाने में ही सही क्रिस के $14 मिलियन बच गए थे। अब जेमी और क्रिस विले को एसी डक के जरिए रूम के बाहर भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाकर सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू पुलिस को कॉल करना है और फिर हमारे रूम का दरवाजा खोलना है। मगर कैमरे के जरिए स्काई ये सब देख लेती है और वो दोनों जल्दी से गुस्से में घर पहुंचते हैं। घर आने पर वो दोनों देखते हैं कि रूम खुला हुआ है और वहां कोई नहीं है। फिर वो पूरे घर में क्रिस को ढूंढते हैं और एक टाइम पर तीनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है। यहाँ सेबास्टियन क्रिस से फ्रस्ट्रेट होकर स्काई से कहता है कि उसे शूट कर दो, मगर यहाँ स्काई गोली चलाने में हिचकिचाती है और तब सेबास्टियन गुस्से में स्काई को गाली दे देता है। अब गाली सुनते ही स्काई का माथा सड़क जाता है और वो पहले तो सेबास्टियन को ही वही ठोक देती है। इसका फायदा उठाकर अचानक से क्रिस स्काई पर अटैक कर देता है और वो दोनों बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। फिर जेमी भी इस फाइट को ज्वाइन करती है, मगर इस लड़ाई में स्काई दोनों पर ही भारी पड़ने लगती है और आखिर में जब स्काई उन दोनों को जान से मारने वाली होती है तभी उइलो पीछे से स्काई को शूट कर देती है और उसकी वही पर ही मौत हो जाती है। मगर यहाँ हम देखते हैं कि जब स्काई अपनी आखिरी सांस ले रही होती है तब वो क्रिस को अपना असली नाम बताती है और उसका असली नाम है मार्गारेट। वो अपनी असली नाम बताने के बाद स्काई रोते हुए अपनी दम तोड़ देती है। इस सीन से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्गारेट अपने किए के लिए गिल्टी फील कर रही थी और शायद इसीलिए उसने सेबास्टियन को भी मार दिया था। खैर, मार्गारेट के मन में जो भी है वो तो हम नहीं जानते, मगर उसने जिन क्राइम्स को अंजाम दिया उसकी सजा उसे मिल ही गई। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।